नमस्कार साथियों, अगर आप भी राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अभी कक्षा 12वीं पढ़ रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि आपका जो कक्षा 12वीं का इतिहास का पेपर है वो 18 मार्च को रहने वाला है। और इसके लिए अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन पेपर को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है ये आपका सेकआउट मिशन 100। ठीक है, सेकआउट मिशन 100 में आपको पता होगा, जैसा कि मैंने टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट भेजा था, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री का भी मैं आपको भेज दूंगा कि इसमें से कहाँ से कितने क्वेश्चन है वो आए हैं। ठीक है, तो ये कक्षा 12वीं का सेकआउट मिशन है और जितने डैश वर्क में से नहीं आते हैं उतने सेकआउट मिशन में से आते हैं। ठीक है, ज़्यादा चांस है वो सेकआउट मिशन में से है और इसलिए ये मॉडल पेपर भी क्या है, सेकआउट मिशन का है, 100 का रहने वाला है और पहला मॉडल पेपर है। इससे पहले मॉडल पेपर को हम पूरा A to Z है वो सॉल्व करने वाले हैं और मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ, ये आपको मॉडल पेपर फिर से देखने की ज़रूरत है वो नहीं होगी, इतना अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है वो देखने को मिलेगी खंड अ में, है ना। तो इसमें पहला प्रश्न है, किस पुरस्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? और वो अपना राजस्थान है, वहाँ पर एक पूरा स्थल है, कौन सा? कालीबंगा, है ना, कालीबंगन, है ना। और ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा, है ना। और इसके बारे में और क्या बात करें तो और है ना, कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो कब हुई? तो 1952 में हुई। कब हुई? 1952 में हुई। किसने भाई है वो खोज की? तो याद रखना, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई आपको पूछा जा सकता है, जरूर थोड़ी ये का ये क्वेश्चन पूछे, है ना। और क्या पूछा जा सकता है भाई? कालीबंगा एक सिंपल सी जानकारी है वो भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कालीबंगा का एक अर्थ है वो भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, काली मतलब काला रंग, है ना, काला रंग। बंगन, बंगन मतलब चूड़ियाँ, है ना। तो जो भी चूड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा काले रंग की चूड़ियाँ, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना अर्थ, ओके। और बाकी इसका आंसर है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, है ना। आगे वाला प्रश्न देखिएगा, आगे वाला नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण है वो करवाया? एक शक शासक था, पहले तो एक तो निर्माण कर रहा है, ठीक है, और फिर है वो किसी वजह से टूट गई थी। ठीक है, झील का जो बांध है वो टूट गया था, उसकी वजह से फिर पुनर्निर्माण कराया, तो किसने कराया था वो बताना। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको पूरी स्टोरी है वो बता देता हूँ। ठीक है, पहली बात तो सुदर्शन झील का ना निर्माण है वो कब हुआ था वो आपको मैं बता देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के एक सामंत थे, कौन? हाँ, वो नाम याद रखना, पुष्यगुप्त। ठीक है, पुष्य गुप्त, इन्होंने है क्या किया, सुदर्शन झील का निर्माण कराया। फिर रुद्रबन, जब ऐसा था नहीं कि पुष्य गुप्त भी शासन में रहेंगे, कोई और नहीं आएगा क्या, और आएंगे ना, उनके वंशज हैं जो भी हैं आगे से आगे हैं वो आएंगे। ठीक है, तो रुद्रबन के समय में क्या हुआ, रुद्रमन जब उनका शासन है वो चल रहा था, रुद्र यहाँ पर नाम लिखा देखो, रुद्र दामन। ठीक है, रुद्र दामन है, इनका शासन है वो चल रहा था। उस समय क्या हो गई भाई, अतिवृष्टि है वो हो गई। ठीक है, अतिवृष्टि से क्या हो गया था, बांध है वो टूट गया था। ठीक है, और फिर बांध टूट गए तो फिर ऐसा था नहीं उसको बैठे बैठे देखेंगे, है ना, बैठे बैठे देखेंगे थोड़ी, उसका पुनर्निर्माण करेंगे ना कि इसका निर्माण है वो करना है। क्यों? क्योंकि आगे मतलब जो वो कृषि कार्य है ना उनके लिए यहाँ ये सुदर्शन झील का निर्माण है वो करवाया गया था, सुविधा के लिए ना, खेतों में सिंचाई की सुविधा के लिए इसका निर्माण है वो कराया था। तो इस अगली बार सिंचाई नहीं होगी, है ना, खेतों में, तो इसलिए इनका निर्माण है वो पुनः निर्माण कराया था रुद्रदमन में। और पहली बार निर्माण है वो कब हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त ने कराया था, और उसके बाद पुनः निर्माण है वो रुद्रदमन ने करवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जीर्णोद्वार भी पूछा जा सकता है, मतलब पुनः निर्माण की जगह जीर्णोद्वार किसने करवाया वो भी पूछा जा सकता है, तो आपको रुद्रदमन बताना है। ठीक है, हाँ, अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे ही आपका 18 मार्च को पेपर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सबसे पहले, एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो सबसे पहले आंसर की है आपको बताता है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर की भी बताऊंगा जो आपका पेपर रहने वाला है ना। हाँ, तक क्वेश्चन है तीसरा कि भाई किस राजवंश के शासकों ने मातृवंशिकता, मातृवंशिकता मतलब ऐसी वंश परंपरा जो क्या है
माँ से जुड़ी हुई हो, ठीक है, को राजकीय मान्यता प्रदान की। तो किस राजवंश के शासकों ने, तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सातवां है, यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सातवां है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट चौथा है, किस विदेशी यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी है वो नियुक्त किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इब्न बतूता है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, वीर शैव मत के प्रवर्तक हैं वो कौन थे। देखो ये प्रवर्तक आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ये चेंज होते नहीं है ना, इसमें कोई स्टोरी होती है तो मैं आपको समझा देता है ना। तो इसमें बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, बात सुनना यहाँ पर सही हो जाएगा ना। और पद्मावत ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ है वो याद रखने पड़ेंगे, कौन सा ग्रंथ किसने है वो लिखा है ना। पद्मावत ग्रंथ की रचना है वो किसने की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जाई से यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और जो सेशन है, मतलब सन है वगैरह, वो भी याद रखने पड़ेंगे कि हाँ, जैसे कोई भी पूछ ले, जैसे हम्पी को यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल है वो कब घोषित किया, तो कब है यहाँ पर घोषित किया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1986, ठीक है, कब हो जाएगा 1986, ठीक है। और एक ऊपर वाले का थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ना, पद्मावत ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पद्मावत ग्रंथ या फिर आप बोल सकते हो पद्मावत महाकाव्य, इसकी जो भाषा है वो कहती है भाई अवधि थी, ठीक है, अवधि में ये लिखा गया था ग्रंथ, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। आगे देखिएगा, देखो हम्पी को यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल कब है वो घोषित किया, ये तो आपको पता चल गया 1986, ठीक है। और अब हम्पी की जो खोज हुई थी ना, उसका श्रेय है वो किसे दिया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी, क्या हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी है वो हो जाएगा। पंजाब में शाह नहर का निर्माण है वो किसने कराया, तो यहाँ पर शाहजहाँ है वो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शाहजहाँ यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला देखिएगा, आगे वाला, साइक संधि का जनक, मतलब शुरुआत है वो इन्होंने कर दी, और साइक संधि ज़्यादातर वो ही करते थे, ठीक है। कौन करते थे भाई, साइक संधि का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला देखिएगा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त मतलब, स्थायी बंदोबस्त कहते हैं जो जमींदार होते थे ना, जमींदार क्या होते थे, जमींदार, जमींदार किसानों से कुल रकम का 10वां भाग कंपनी को देते थे, और शेष जो एक भाग है वो स्वयं ले लेते थे, मतलब कुल 11 भाग होते थे, ठीक है। और 11 में से 10 तो किसको दे देते, कंपनी को दे देते थे, ठीक है। 10 तो भाग दे देते थे कंपनी को, और फिर कितना बचा, एक भाग बचा, वो क्या रख देते, स्वयं है वो रख देते, कौन, जमींदार है वो रख देते थे, ठीक है। तो ये होती स्थायी बंदोबस्त जो कि प्रक्रिया। और ये कब लागू किया गया बंगाल में, तो बंगाल में है ये कब लागू किया गया, 1793, ठीक है। तो वो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर है, कुदाड़ को किसके जीवन का प्रतीक है वो माना गया, कुदाड़ को किसके जीवन का प्रतीक है वो माना गया है, तो यहाँ पर पहाड़ियाँ यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ी लोग अपनी जो जूम खेती के लिए ना कुदाड़ का प्रयोग करते थे, पहाड़ी लोग है ना अपनी जूम खेती के लिए कुदाड़ का प्रयोग करते थे, इसलिए उनका जो प्रतीक है वो, जीवन का प्रतीक है वो कुदाड़ हो गया, है ना। हाँ ये आपको सही हो जाएगा ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था। पहली बात तो जो नमक सत्याग्रह है वो हुआ कब था, तो आपको पता है 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में। अगर आपको विस्तार से पूछिए डेट वगैरह तो आपको बताना है 12 मार्च 1930, ठीक है। और ख़त्म को कब हुआ, तो 2 आप यहाँ पर लिख दोगे, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर जो है वो नमक सत्याग्रह पूरा यहाँ पर हो गया था, ठीक है। ये आप इसमें लिख दोगे, है ना। हाँ, और बाकी उस समय वाइसराय है वो कौन था, भारत के वाइसराय, तो यहाँ पर थे लॉर्ड इरविन, वो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 14 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने पेश किया, तो ये सभी स्टूडेंट को पता है, मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में भी करवा सकूँ, सभी स्टूडेंट को पता है, ये तो याद हो गया आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको पूछा जा सकता है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है। मेरे को जिस तरीके से 150 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने नहीं लगे ना, उतने तो सिक्योरिटी मिशन में है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट पूछ रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने नामक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, तो किस नामक अधिकारी की नियुक्ति की, तो यहाँ पर धम्म महामत उनकी है वो यहाँ पर नियुक्ति की, ठीक है। नामक विशेष अधिकारी, ये अधिकारी है ना,
नाम है, ठीक है, जैसे गृह मंत्री वगैरह। 1919 में संस्कृति के प्रसिद्ध विज्ञान के नेतृत्व में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत है वो हुई। तो इस व्यक्ति का नाम लिखा किसके नेतृत्व में, तो वी.एस. सुक्ताकर, वी.एस. सुकथाकर, यहाँ पर सही हो गया, ठीक है, वी.एस. सुक्ताकर। नेक्स्ट है महाभारत की मूल कथा के रचयिता थे। महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे भाई, भाट सारथी, क्या हो जाएगा, भाट सारथी हो जाएगा, है ना, भाट सारथी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आगे वाला, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व क्या है भाई, अनित्य है, क्या है, अनित्य है, अनित्य, यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 581 में ढाली गई नटराज शिव की प्रतिमाओं का निर्माण शासनकाल में हुआ। तो किसके शासनकाल में, चोल शासनकाल में हुआ, ठीक है, चोल, यहाँ पर चोल सही हो जाएगा, योल नहीं चोल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया। तो किस प्रधानमंत्री ने, राम राय ने, ठीक है, राम राय, ठीक है। मुगल प्रांत के प्रशासनिक मंडल को कहते हैं, क्या कहते हैं, परगना कहते हैं, क्या कहते हैं, परगना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अति लघुतात्मक जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक पंक्ति में आपको देनी। पहला प्रश्न है भाई, हड़प्पा सभ्यता के शहरों की सबसे अनूठी विशेषताएं वो क्या थी, ठीक है। तो विशेषता आपको पता है, नियोजित जल निकास प्रणाली कह सकते हो, नगर नियोजन प्रणाली कह सकते हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नियोजित जल निकास प्रणाली, नियोजित जल निकास प्रणाली, ठीक है। ये आप इसका इतना आसान से लिख देना, ये आपका सही है, वो हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे वाला क्वेश्चन है वो देखिएगा, प्रभावती गुप्त का कौन सा अभिलेख उसके द्वारा लिखी गई भूमि दान की पुष्टि वो करता है, ठीक है। मतलब पहले क्या होते थे, समाचार पत्रों में ऐसा कुछ समाचार पत्र होता नहीं जिससे माध्यम से हमें पता चलता है, हिस्ट्री पता चलती है, ठीक है। तो वहाँ पर अभिलेख हैं वो लिखे जाते थे, अभिलेख पर, तो उसके माध्यम से पता चलता है हमें इतिहास, वरना हमें कौन कहता है ना, हमें फैक्ट भी बता सकता है ना, हर कोई फैक्ट बता सकता है, लिखा हुआ है वो कोई नहीं बता सकता है ना। तो प्रभावती गुप्त का एक अभिलेख है, उनके द्वारा दिए गए भूमि दान की पुष्टि है वो करता है। तो कौन सा अभिलेख है वो यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दंगुन गांव अभिलेख, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दंगुन गांव अभिलेख, दंगुन गांव अभिलेख, यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक है, दंगुन गांव अभिलेख, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, वर्ण विशेषता का सर्वप्रथम मूल्य किस ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। वर्ण विशेषता का सर्वप्रथम मूल्य किस ग्रंथ में मिलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल के, ऋग्वेद के 10वें मंडल के, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालो, ये आ गए मेरे पास। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, ये आपका इसका सही हो जाएगा। पितृवंशिकता का अर्थ स्पष्ट करना है, ठीक है। मातृवंशिकता का मैंने बता दिया, माता से वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जो भी है ना जानकारी, ऐसी वंश परंपरा जो क्या है, माँ से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और पितृवंशिकता मतलब पिता से जुड़ी हुई, जैसे वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र, इनसे चलती है, और उन्हें क्या होता है, उत्तराधिकार प्राप्त होता था, और ये पितृवंशिकता कहलाती थी, ठीक है। पहले पुत्र हो गया, फिर पुत्र के बाद पौत्र मतलब पोतो, मारण क्या है, पोतो, पोतर बाद में पर पोतोन, नर पोतोन, मरमोतोन, घणे कहवे है ना। तो ये तो अपन ध्यान रखना, लेकिन 2-3 लाइन लिख दो तो अपन घणो खुले, है ना। चांडाल कौन थे भाई, चांडाल कौन थे भाई, जो मृतकों की अंत्येष्टि करने वाले, या फिर आप कह सकते हो और मृत पशुओं को छूने वाले लोग, मृतकों की अंत्येष्टि करने वाले, या फिर आप कह सकते हो मृत पशुओं, दोनों आप लाइन लिखनी है, ठीक है। पहली बात आप क्या लिखोगे, मृतकों की अंत्येष्टि करने वाले और मृत पशुओं को छूने वाले लोग वही कहलाते थे, ठीक है, चंडाल कहलाते थे, ठीक है। और जो ज़्यादातर नगर या बस्ती से बाहर होते थे, जैसे यहाँ पर ये नगर है, ठीक है, ये नगर है आपका, ये गांव है, ठीक है, ये आप नगर है मतलब मान लीजिए, ठीक है। ये नगर से क्या होते थे, बाहर एक इनकी बस्ती अलग होती थी, वो चांडाल होते थे, और ये मृत पशुओं को छूने वाले लोग होते थे, और जो मृतकों की अंत्येष्टि करने वाले लोग हैं ना वो होते थे, ठीक है।
यहाँ पर इसका आंसर ये सही हो जाएगा। 6 नंबर है, अल ब्रूनी की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? काफ़ी बार पूछा गया है, ये तो है ना अर्धवार्षिक परीक्षा में आना फिक्स है। अर्धवार्षिक परीक्षा में तो मैं फिक्स देखता हूँ, आपको पता है आपके सभी जिलों में अलग अलग पेपर होता है, तो ये क्वेश्चन तो फिक्स आता है। अल ब्रूनी की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, चांडाल क्या है, ये तो फिक्स आते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा अल ब्रूनी की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या हो जाएगा? किताब उल हिंद, ठीक है। यात्रा वृत्तांत किताब, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, किताब उल हिंद, ये इसका सही आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, खानका से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका भी बहुत इजी सा जवाब है, ठीक है। खानका से आप क्या समझते हैं? तो जो सूफी संत होते हैं ना, सूफी संत, सूफी संत का जो रहने का स्थान होता है ना, वो खानका कहलाता है। सूफी संत के रहने का स्थान खानका कहलाता है, ठीक है। ये सिंपल है। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, विजयनगर की राजधानी का चयन है, वो का स्थान चयन किससे प्रेरित था, ठीक है। तो किससे प्रेरित था? तो यहाँ पर लिख दोगे विजयनगर की राजधानी का जो स्थान चयन है वो संरक्षक देवता विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्राप्त था। पंपा देवी, विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों, जो भी इनके मंदिर थे उनके जो अस्तित्व है ना, मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था, के अस्तित्व से प्रेरित था, ठीक है। ये आप इसमें लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है 9th नंबर, ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, यानी पुराने पत्रों का पुलिंदा। आपको दोनों पूछा जा सकता है, इंग्लिश में भी ये लिखा हो सकता है, ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, या फिर पुराने पत्र का पुलिंदा का संकलन है वो किसने किया, ठीक है। तो इसका भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसका संकलन किया था, किसने किया भाई? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? वो भी आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पारित किया था ना। तो यहाँ पर हो जाएगा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, ठीक है। ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा, मैं आपको बात बता देता हूँ, आपको है ना एक बार टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आपका पेपर है वो हो जाएगा, मैं आपको आंसर की भी दूंगा, ठीक है। और वहाँ पर मेरे को आपको जो पेपर हुआ हिस्ट्री का, उसको जो पेपर हैं, जो असली पेपर है मतलब बोर्ड का, जैसे आप पेपर दे के आ जाओगे उसके बाद मेरे को वहाँ पर सेंड कर देना हाथों हाथ, ठीक है। फिर मैं लाइव आ जाऊँगा और आपको आंसर किए वो बता दूंगा, ओके। खंड बी है, लघुत्तरात्मक प्रश्न, उत्तर सीमा शब्द हैं लगभग 50 शब्द हैं, और इसमें आपको लिखने हैं जैसे बौद्ध संघ की संचालन पद्धति के बारे में संक्षेप में बताना है, जैन धर्म के किन्हीं 2 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में बताना है, गौतम बुद्ध ने किसके आग्रह पर बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की, और बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली महिला कौन है वो थी, वो बताना है, ठीक है। इब्न बतूता के अनुसार तत्कालीन भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था प्रचलित है? वो थी, ठीक है। उल्लुक व दावा में अंतर स्पष्ट करना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। मेरे को तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा लगा। संजीव और एक्सलेंडेश्वर की जगह मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पर 2 मॉडल पेपर बने ना, इसकी जगह 10 मॉडल पेपर बना देता ना, तो सभी के सभी स्टूडेंट 60% से ऊपर बनते हैं ना, इतना अच्छा क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट है 8 नंबर है, फ्रांस बर्नियर के यात्रा वृत्तांत का नाम लिखना है। बर्नियर ने अपनी कृति किस शासक को समर्पित की, ठीक है। विजयनगर के शासक अमर नायकों पर अपना नियंत्रण किस प्रकार दर्शाते थे? मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन करना है। खुद कास्त और पाई कास्त में अंतर बताना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। रहितवाड़ी व्यवस्था की कोई 2 शर्त लिखनी है, और फिर है 5 रिपोर्ट पर संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखनी है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपको अगला क्वेश्चन है, और आगे है 14 नंबर है, लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत हड़प नीति क्या थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 पर संक्षिप्त टिप्पणी वो लिखनी है, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब सेक्शन सी आ चुका है, इसमें आपको 100 शब्द है वो लिखने हैं। उत्तर सीमा है ना लगभग इतनी है। और अभिलेख क्या है? अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व बताना है, अथवा में 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं के नए अशोक को प्रेरणा स्रोत हैं वो क्यों माना है? देखो इन दोनों में से आपको क्या करना है, ये करना है ना, ये आपको पता होगा, है ना। नेक्स्ट 17, कबीर की वाणी कौन सी विशिष्ट परंपराओं से संगलित है? अथवा में आप ये भी कर सकते हो, दोनों में से जो अच्छा आता है, जो ज़्यादा आता है, जो ठीक से लिख पाते हो वो लिखना है ना। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता बतानी है। और कला और साहित्य ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति की नायिका के रूप में कैसे पेश किया? अथवा में ऐतिहासिक आजमगढ़ घोषणा क्या थी वो बताना है, ओके। आगे वाला देखिएगा 19 नंबर, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था उस पर, ये तो बहुत ईजी है।
लिख दोगे इस पर भी टिप्पणी साइमन कमीशन, अथवा में आप लिख दोगे कैबिनेट मिशन नमक सत्याग्रह दंड यात्रा, जो कि मैंने बताया था 1930 में हुई थी। ठीक है, और आगे सेक्शन डी आ चुका है आपके यहाँ पर 250 शब्द में उत्तर देना आपको, लगभग उत्तर सीमा है ना। एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो की विशिष्ट बतानी, अथवा में सिंधु सभ्यता में शिल्प उत्पादन शिल्प उद्योग के बारे में वर्णन करना है। फिर 21 नंबर महात्मा गांधी हिंदुस्तानियों को राष्ट्रभाषा क्यों बनाना चाहते थे, विवेचना है वो करना है। ठीक है, हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते थे वो लिखना है ना। अथवा में आप संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता है वो निकाला है। और उसके बाद आपका सामने मैप होगा, भारत की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को इंकित करना है, साबरमती, सांची, कलकत्ता, हम्पी और मेरठ, और फिर चंपारण, अजंता, झांसी, दौलताबाद और वर्धा। ठीक है, देखो ये 5 दिए, इन 5 में से मान लीजिए आपको 3 आते हैं और ऊपर वाले में 4 आते हैं, तो आप ऊपर वाला करो। ठीक है, ऊपर वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा, है ना। जो ज़्यादा आता है वो लिखना है, ऐसा नहीं कि इसमें से हम्पी कर लिया, इसमें से वर्धा कर लिया, इसमें से सांची कर लिया, इसमें अजंता कर लिया और इसमें साबरमती कर लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको किसी एक में से इसमें से मान लीजिएगा, या आपको एक आता है, इसमें भी एक आता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करो। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने आपको शेयर किया, और भी मैं आपके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है वो लेके आता रहूँगा। ठीक है, बाकी मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।